गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बहुत ही ज़्यादा अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है मैं ये कहूँगा, लेकिन इम्पोर्टेंट है। आप कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर आप तो हर एक चैप्टर के लिए ऐसा ही कहते हैं। स्टूडेंट्स ये चैप्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपका बेस तैयार करेगा बेसिकली तो केमिस्ट्री के अंदर। अगर हम इसके बेसिक को समझेंगे अच्छे से तभी हमको आगे जाके क्या होगा, हमारे जो आगे के जो दूसरे केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं या साइंस है वो हमें समझ आना शुरू होगी। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि हमारे पास जो चेंजेस टेक प्लेस करते हैं, हम देखते हैं बहुत सारे चेंजेस होती हैं। दो तरह के बेसिकली चेंज हम देखते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। अब एक बात समझिएगा, सबसे पहले मैं बात करता हूं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब होता है जिसमें कोई भी नया ऑब्जेक्ट नहीं बनता। नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, कि हमारे पास कोई भी नए सब्सटेंसेस इसमें नहीं बनते। लेकिन मैं बात करूं केमिकल चेंज की तो इसमें न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं। मैं सब्सटेंसेस की बात कर रहा हूं, स्टूडेंट से ध्यान रखिएगा। मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप इसके अंदर एटम्स की फॉर्मेशन, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत रहती है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको हर एक डाउट क्लियर होगा इस चैप्टर में। आज केमिकल मतलब जिसमें नया सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो, फिजिकल मतलब जिसमें कोई नया सब्सटेंस ना बने। तो सर इसका मतलब इसमें नया सब्सटेंस नहीं बनेगा तो क्या होगा, इसमें सिर्फ स्टेट चेंज होगी, स्टेट चेंजेस ओनली। अब स्टेट चेंजेस का मतलब आपको पता है हमारे पास तीन तरह की स्टेट्स अवेलेबल होती है। कौन सी स्टेट अवेलेबल होती है हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन तीनों का ही आपस में क्या होता है, इंटर कन्वर्जन होगा। तो वो तो मेरे पास क्या बना, फिजिकल चेंज। ये बात समझ गई। जैसे कि मैंने आपको ये कहा, सुनना अभी मेरी बात को, मैंने ये कहा आइस है, मेल्ट कर दिया, वाटर बन गया, सॉलिड से लिक्विड में आ गया मेरे पास, सॉलिड से लिक्विड में आ गया, स्टेट चेंज हुई मेरे पास सिर्फ। तो ये मेरे पास क्या था, फिजिकल चेंज। ये क्या था मेरे पास, फिजिकल चेंज। समझ गए। अगर मैं बात करूं मेरे पास केमिकल चेंज की, तो केमिकल चेंज में समझिएगा, मैंने पेपर लिया, पेपर को मैंने क्या कर दिया, ऑक्सीजन की सप्लाई करके जला दिया, बंद कर दिया। यानी कि जब भी, यानी कि एक चीज याद रखिएगा, किसी भी चीज को जलाने के लिए मुझे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। इसलिए आपको ध्यान होगा, आप लोगों ने बचपन में या अभी भी जब आप फायर क्रैकर्स वगैरह को बंद करते हैं, कभी कभी बच्चा क्या करते हैं, उस पर बॉक्स रख देता है। वो कंप्लीट बंद होने से वो बचता ही नहीं है, वो बंद हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। ठीक है, पेपर को बंद किया तो क्या बनेगा, हमको स्मोक बाहर निकलता है, ऐश बाहर निकलती है। समझ रहे हैं मेरी बात को। अब ये देखो, ये स्टेट चेंज नहीं हुई क्योंकि वहां पे कागज था, पेपर था। अब क्या बन गया, धुआं, अलग ही चीज बन गया, वो राख बन गई। तो ये क्या था, नए सब्सटेंसेस बने, तो वो क्या थे, केमिकल। क्या है वो, केमिकल चेंज है। तो बेसिकली हमने ये देखा कि हमारे पास दो तरह के चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस हमारे पास केमिकल रिएक्शन के अंदर या फिर पूरी लाइफ के अंदर। अब एक बात को सुनते हैं, एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मैंने ये कहा जो बर्निंग ऑफ कैंडल है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर। बर्निंग ऑफ ए कैंडल क्या है मेरे पास, फिजिकल है या केमिकल चेंज है? बहुत कंफ्यूजन है इसमें, तो समझिएगा कैसे कंफ्यूजन है सर, पहले तो वही बताओ। सुनिएगा, जो वैक्स होता है, सॉलिड वैक्स, सिंपली
मैं अभी कैंडल की बात नहीं कर रहा हूं। सॉलिड वैक्स को जैसे ही मैंने बर्न किया तो आपके पास क्या बनेगा, मॉल्टन वैक्स यानी लिक्विड। तो स्टेट चेंज हुई ना, खाली वैक्स तो वैक्स ही रहा, वैक्स में तो चेंज नहीं आया। तो इसका मतलब ये मेरे पास आ गया फिजिकल चेंज। मैं वहां पी लिखता जाऊंगा जहां पे मेरे पास फिजिकल चेंज आ रहा है, और जब सी लिखूंगा वहां केमिकल चेंज। समझ गए? लेकिन अब मेरी बात को सुनिएगा, जब मैं किसी कैंडल को बर्न करता हूं, ये कैंडल है, जैसे ही मैंने इस कैंडल को बंद किया तो कैंडल को बंद करते टाइम एक चीज याद रखिएगा, मैं वैक्स को नहीं जलाता, मैं जलाता हूं विक को। इसको कहते हैं विक, जिसको आप ही कहते हो, जो थ्रेड लगा होता है ना, वो विक होती है मेरे पास, बत्ती जिसको हम कहते हैं। मैं उस विक को जलाता हूं। अब एक बार सोचिए, विक को जलाने पर क्या लास्ट में मेरे पास बत्ती बचती है? क्या विक बचता है? नहीं बचता, विक नहीं बचता ना मेरे पास। तो विक को जब भी बंद किया गया, जिसकी वजह से वो मेरे पास क्या बन गया, हवा में कहीं और चीज बन गया, कुछ कन्वर्ट हो गया, धुआं बन गया, स्मॉक कह सकता हूं मैं अभी के लिए। तो वो मेरे पास क्या आ गया, केमिकल चेंज आ गया। समझ गए होंगे कि केमिकल चेंज क्यों आया मेरे पास। अब इस वीक की वजह से हीट डेवलप हुई, इट डेवलप्स द हीट, डेवलप्ड हीट। इसने क्या किया, एक हीट को डेवलप्ड किया, डेवलप्ड हीट। उस हीट की वजह से जो ये सॉलिड वैक्स था, इस हीट की वजह से जो मेरा सॉलिड वैक्स था, उसने अपने आप को क्या करना शुरू करा, मेल्ट करना शुरू करा, और वो मॉल्टन वैक्स में बदल गया, मॉल्टन वैक्स में बदल गया। सॉलिड था, रहा तो मेरे पास मॉल्टन ही, तो वो मेरे पास क्या बच गया, फिजिकल। ये बात समझ आ रही? एक बर्निंग ऑफ कैंडल में कितनी सारी प्रोसेसेस हैं, स्टेप वाइज देखेंगे। अब जो वो मॉल्टन वैक्स होता है, उसकी कोशिश क्या रहती है, उसका सस्पेंशन होता है, मतलब वो ऊपर की तरफ उठता है हमेशा, ध्यान रखिएगा। जो वो मोल्टन वैक्स है ना, वो कोशिश करता है कि आप इसके पास जाए। आपने कभी नोटिस भी किया होगा, कुछ टाइम जलने के बाद मेरा वैक्स हमेशा ऊपर की तरफ ऐसे उठना शुरू हो जाता है, कैंडल की डिजाइन कुछ ऐसी बन जाती है। देख पा रहे हैं? मतलब जो वो मोल्टन वैक्स है, वो कोशिश करता है कि मैं ऊपर उठूं। ऊपर उठने का मतलब होता है वो इस विक के क्लोज जाता है, क्लोज टू द विक। अब विक के क्लोज जाने की वजह से, विक के क्लोज जाने की वजह से क्या होता है, जो वो मॉल्टन वैक्स है वो इवेपोरेट हो जाता है। मॉल्टन वैक्स क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है? अब इवेपोरेट होने के बाद वो क्या होता है, एयर में मिक्स हो जाता है, एंड मिक्स विद द एयर, मिक्स विद एयर, और जो गैसेस होती हैं CO2 वगैरह, जिसकी वजह से वो बन गया। अब वो क्या बन गया, स्मॉक की फॉर्म में, ऐश की फॉर्म में, स्मॉक बन गया, ऐश बन गया। अब वो वैक्स से अपनी स्टेट चेंज कर, वैक्स से अपने आप को चेंज कर चुका, कुछ और बन गया, तो वो क्या बना, केमिकल चेंज बना मेरे पास। ये बात समझ गए स्टूडेंट्स? अब इसीलिए सर जो मॉल्टन वैक्स आपने कहा कि सारा नहीं, आपने इसलिए नोट किया होगा, जब मैं कैंडल को जलाता हूं, कैंडल के जलाने के बाद कुछ वैक्स मेरे पास नीचे बह के गिर भी जाता है, मॉल्टन वैक्स। वो वाला वैक्स होता है जो विक तक नहीं पहुंच पाया था। ये समझ आया सबको? तो मैंने क्या बताया आपको स्टूडेंट्स, ये मेरे पास क्या था, केमिकल, देन फिजिकल, देन केमिकल। समझ आ रहा है? एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कितने केमिकल चेंजेस आ रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ना हमारे पास एग्जाम के लिए। ये अच्छे से समझ आ गया स्टूडेंट्स? पक्का? आगे देखते हैं। यानी कि हमारी लाइफ में तो बहुत सारे केमिकल चेंजेस हैं। जैसे कि आप ये कहते हो, केमिकल चेंज में मैं बात करूं तो जैसे कि एप्पल है, एप्पल का खराब होना, फर्मेंटेशन होना, बहुत सारे।
हम डिटेल में पढ़ेंगे उसको, ये भी एग्जांपल के लिए सुनते हैं। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स का फर्मेंटेशन करना, मतलब आपको पता है ना ग्रेप्स के को मिलाकर फर्मेंट करके अल्कोहल बनाया जाता है। फर्मेंट का मतलब होता है एक तरह से कि आप उसको जमीन में डाल के उसको जब उसमें जर्म्स या फिर बैक्टीरिया इकट्ठे हो जाएं तो वो लिकर बन जाता है, तो वो क्या है केमिकल चेंज। तो बहुत सारे केमिकल चेंज है मेरे पास, क्लियर। तो इसी से डेवलप होती है मेरे पास एक प्रोसेस जिसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, अब मेरी बात को सुनिएगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स। केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है when two or more substances जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस क्या करते हैं, चेंजेस इट्स प्रॉपर्टीज एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस, और अपने नए सब्सटेंसेस को बनाते हैं, तो वो मेरे पास केमिकल रिएक्शन होती है। ये बात समझ गए। दूसरी चीज को सुनना, अब आपको एक चीज देखनी होगी, यहां पे खाली सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन होती है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब है इन केमिकल रिएक्शन ओनली rearrangement of atoms take place, ठीक है, बट नो न्यू एटम्स आर फॉर्म, कोई नए एटम्स नहीं बनते। ये ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, फैंसी के जो वो बात पूछा जाता है इस पे से क्वेश्चन, एजम्पशन और रीजनिंग का क्वेश्चन भी बन सकता है मेरा यहां से। अब ये सुनना, इसका मतलब क्या हुआ। मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया बेसिक सा, मैग्नीशियम को मैंने ऑक्सीजन में डाला तो आपके पास बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ रहे हैं? अब ये देखो मैग्नीशियम, अच्छा पहली बात तो एक चीज समझना, इसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, जो प्रोसेस है उसको हमें रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स। केमिकल इक्वेशन, किसी भी प्रोसेस को रिप्रेजेंट करना, वे टू रिप्रेजेंट प्रोसेस, वे टू रिप्रेजेंट प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस को रिप्रेजेंट करना। आपके पास क्या होता है, केमिकल इक्वेशन। ये वर्ड्स की फॉर्म में भी हो सकती है, वर्ड्स की फॉर्म में जैसे कि मैंने अभी करी, ये वर्ड्स की फॉर्म में थी। इसे मैं सिंबल्स की फॉर्म में भी कर सकता हूं, जो हमारे पास केमिस्ट्री में सिंबल्स दिए गए हैं, आप लोगों ने 9th में पढ़ा भी है। अब एक चीज को सुनना, इनके केमिकल इक्वेशन के लिए कुछ रूल्स हैं, ठीक है, पहले हम उनको देखते हैं। रूल्स हैं कुछ हमारे पास केमिकल इक्वेशन के लिए, फिर हम आते हैं इस क्वेश्चन पे वापस, जो इस लाइन का मतलब था। वो ये कहता है हमारी केमिकल इक्वेशन के अंदर एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है मेरे पास प्रोडक्ट, ठीक है, रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का मतलब ऐसे सब्सटेंसेस दैट टेक प्लेस इन अ रिएक्शन, सब्सटेंसेस दैट टेक प्लेस इन अ रिएक्शन। इसको मैं ये कह सकता हूं बच्चों, समझने के लिए आप इसको रॉ मटेरियल्स भी कह सकते हो, समझे। किसी भी चीज को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है वो रिएक्टेंट होते हैं। कोई नया सब्सटेंस बना विच इज डेवलप्ड, जो नया डेवलप हुआ है, चाहे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, चाहे उसके अंदर हमारे पास उसका रीअरेंजमेंट हुआ, एक्चुअली तो रीअरेंजमेंट ही होता है, समझे। और ऐसे हम एरो से डालते हैं।
रिएक्टेंट हमेशा LHS पे रहेगा और प्रोडक्ट हमेशा RHS पे रहेगा, ये भी ध्यान रखिएगा, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। समझे? अब जैसे कि मैंने कहा केमिकल इक्वेशन को मैं सिंबल्स की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता था। केमिकल इक्वेशन को मैं सीखा Mg मैग्नीशियम का सिंबल, ऑक्सीजन O2 का सिंबल, गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO, ये आपको देता है MgO। समझ गए पहली बात तो। अब ये देखो, ये होता है सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। यहां पर आप देख रहे हो ये जो एटम्स हैं वो अरेंज हुए हैं, कोई नया एटम तो नहीं आया ना मेरे पास, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के अलावा मैंने क्या दिया आयोडीन आ गया, ऐसा तो नहीं हुआ। अब ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस का मतलब क्या होता है? जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, ठीक है, पहली बात तो ये समझ आ गई सभी को कि केमिकल इक्वेशन क्या है। दूसरी बात ये सबको समझ आ गई हमारे पास कि हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है सिर्फ केमिकल रिएक्शन में। अब ये बैलेंस नहीं है। अब बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है? बैलेंसिंग का मतलब होता है दैट सेटिस्फाइज केमिकल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब ये हुआ कि मास मेरा हमेशा सेम रहता है, टोटल मास, चाहे वो रिएक्टेंट साइड का हो चाहे वो प्रोडक्ट साइड का हो। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। इसी चीज को बैलेंस करने के लिए, मुझे मेंटेन करने के लिए बैलेंसिंग की जरूरत पड़ती है। जैसे आपको पता है मैग्नीशियम का होता है अप्रोक्सीमेटली 24 ग्राम, एक ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम, तो ऑक्सीजन गैस का कितना हो गया 32 ग्राम। आप देखेंगे यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास 56, यहाँ पे कितना था 24 ऑक्सीजन मैग्नीशियम का, इसका 16, कितना आ गया ये 40। आप देख पा रहे हैं इक्वल नहीं है क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। अब बैलेंस कैसे करते हैं वो देखिएगा। मैं आपको एक बेसिक सा बैलेंसिंग बता देता हूं। मैंने बैलेंसिंग की एक वीडियो बना के डाली हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूंगा, आप उस बैलेंसिंग को देखिएगा जरूर प्लीज, ठीक है। अब ये बात को सुनिएगा, ऑक्सीजन यहाँ 2 थे, यहाँ कितने हैं 1, तो मुझे यहाँ पे 2 बनाने पड़ेंगे। एटम्स को सेम बना लो। सर यहाँ मैग्नीशियम 2 हो गए, यहाँ 1 का, तो यहाँ बना लो भाई 2, होगी बैलेंस। अब मैच करके देखते हैं। 2 इंटू में 24 प्लस में ये 32 था। अब 2 इंटू में मैग्नीशियम का कितना है 24 प्लस में 16, 48 प्लस में 32, कितना आ गया ये 80। 2 ये कितना होता है 40, 80 आ गया, बैलेंस हो गया मेरे पास। तो इसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करा, इसकी वजह से क्या हो गया मेरे पास बैलेंस हो गया। ये बात समझ गए स्टूडेंट्स पहले तो अच्छे से, बैलेंसिंग का पता चल गया हमारे को क्या होता है। चलिए हमने ये देखा बैलेंसिंग क्या होती है, हमने ये देखा कि मेरे पास वो कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करता है। फिर हमारे पास आगे जो टॉपिक आता है, ठीक है, वो ये आता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन या प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ जाता है, समझ पा रहे हैं। एक होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, सबसे पहली प्रॉपर्टी, और ये इनमें से कोई ना कोई प्रॉपर्टी हमारे को हर एक रिएक्शन में देखने को मिलेगी। इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब गैस का बाहर निकलना। जैसे कि मान लो मैंने एग्जांपल लिया, ये है जिंक, इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, जिंक कहते हैं। यहां पर मैंने लिया H2SO4, इसे क्या कहते हैं आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। नहीं भी पता है तो अभी से सुनना, हर चीज क्लियर हो जाएगी। जब ये रिएक्शन करते हैं, आप ऐसे रिएक्शन आके पढ़ेंगे तो इसका रिएक्शन अभी के लिए खाली ध्यान रखना, Zn क्या होता है हाइड्रोजन से ज्यादा एक्टिव होता है। आगे आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे इसको। Zn मेरा हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो हाइड्रोजन को भगा देगा, कहेगा मैं बैठूंगा, ZnSO4 बन जाएगा,
और हाइड्रोजन बेचारा अकेला निकल जाएगा। ये गैस है तो बाहर निकलेगी हाइड्रोजन गैस। जब भी कोई चीज गैस बाहर निकलती है तो आप अपवर्ड एरो का यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। अपवर्ड एरो का मतलब है वो चीज बाहर निकल कर जा रही है। हाइड्रोजन गैस बाहर निकली, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गया, इवॉल्व होना बाहर निकलना, समझे? तो ये था इवोल्यूशन ऑफ गैस, समझ गए? फिर आता है चेंज इन कलर। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट है। अभी के लिए आप ये समझेंगे ये एक सब्सटेंस है, कंपाउंड है। अगर मैंने SO2 डाला और तो रिएक्शन ही नहीं है ना यहाँ पर, तो यहां पर क्या करता है, इट विल चेंज कलर फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन, चेंजेस कलर फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। इनिशियली इसका कलर ऑरेंज होता है, बाद में क्या बन गया, इसका कलर ग्रीन बन गया। समझ पा रहे हैं? तो इसका कलर क्या हो गया, ऑरेंज से ग्रीन। मैं बता देता हूं, ऑरेंज के नीचे मैंने ऑरेंज यानी कि रेड कलर से मार्क करने की कोशिश करी है, ग्रीन के नीचे मैंने ग्रीन कलर से मार्क करने की कोशिश करी है, ऑरेंज से ग्रीन में बदल गया मेरे पास, चेंज इन कलर। फिर जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है समझना, प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन होता है, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन यानी कि पीपीटी बन जाता है जनरली। पीपीटी का मतलब होता है कोई चीज नीचे जम जाना, नीचे बैठ जाना, जो मिक्स ना हो। जैसे ग्लूकोज और पानी को मैं मिक्स करता हूं तो ग्लूकोज नीचे बैठ जाता है कभी, वो पीपीटी कह सकते हैं उसको। जैसे कि मेरे पास था एक सल्फ्यूरिक एसिड, एक लिया मैंने BaCl2 बेरियम क्लोराइड, क्या लिया मैंने, बेरियम क्लोराइड, ठीक है? समझ पा रहे हैं मेरे पास? तो ये देखना क्या होगा, ये Ba और SO अपने आप को डिस्प्लेस कर लेंगे और वो HCl यानी कि बैलेंस करके लिख दूं तो मैं 2S। अभी के लिए आप खाली रिएक्शन करनी नहीं सीखी आपने, पता भी नहीं चलेगा, कॉम्बिनेशन करेंगे जब पता चलेगा। तो अभी के लिए आप रिएक्शन को समझिए खाली कि काम क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेशन कैसे बन रहा है। H2SO4 BaCl2 को मिक्स करा तो BaSO4 बन गया और 2HCl बन गया। जो ये BaSO4 है आपके पास, ये पीपीटी है। ये क्या है, पीपीटी। जो पीपीटी होता है उसको मैं डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करता हूं। अपवर्ड एरो को मैंने दिखाया था गैस की इवोल्यूशन, डाउनवर्ड एरो को मैंने दिखाया पीपीटी की फॉर्मेशन। पीपीटी का यानी कि नीचे बन गया ये क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है जनरली, समझे? कितनी सारी चीजें हमने देखी। टेम्परेचर का चेंज हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर, ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। कैसे, अब वो भी देख लेते हैं चेंज इन प्रॉपर्टीज को। जैसे कि मैंने कहा CaO को, ठीक है, H2O के साथ डाल दिया मैंने। समझ पा रहे हैं ये चीज? ठीक है, CaO को H2O के साथ डाल दिया मैंने, तो क्या बना ये CaOH ट्वाइस प्लस में H2। आपको पता है ये हीट की तरह बाहर निकला, हीट बाहर निकलेगी तो टेम्परेचर क्या होगा, चेंज। ये चीज क्लियर होगी अच्छे से? अच्छा, इसे कहते हैं क्विक लाइन, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी आगे आने वाले लेक्चर्स में। और ये क्या होता है, स्लेक्ड लाइन। क्लियर है अच्छे से? श्योर? चलिए, तो आज हमने क्या देखा, बेसिकली फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, कितनी अलग अलग प्रॉपर्टीज को देखा, क्वेश्चन कैसे हो सकता है। मैंने एक वो क्वेश्चन सम अप करवाया आपको कि एक बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो हमारा। क्लियर? बैलेंसिंग की वीडियो मैंने थोड़ा सा बताया, बैलेंसिंग आपको मैं शेयर कर दूंगा, बड़ा ही अच्छा रूल है, बहुत यूनिक रूल है, आप एक ही सेकंड में जट से समझ जाएंगे जिसको मैथ्स आता है तो आप ये समझ पा रहे हैं, और नहीं आता तब भी समझ जाएंगे, इतना मैथ्स तो सबको आता होगा, समझ रहे हैं? तो आप इसी तरह से मुझे सब्सक्राइब करते रहें और आपको मैं इसी तरह से अच्छा कंटेंट देता रहूंगा। थैंक यू सो मच।